समझ रहे हो ना। राष्ट्रपति, एक फिल्म आई थी कागज के फूल, बहुत पहले, बहुत पुरानी फिल्म है। राष्ट्रपति वही कागज का फूल है, ठीक है, दिखावटी है, महक नहीं आती उसमें से कुछ, समझ आ गया। असली फूल नहीं, असली फूल नहीं है वो, दिखावटी फूल है। कम से कम भारतीय जो भी भारत में व्यवस्था है, जो भी संघीय प्रणाली है, उसमें राष्ट्रपति का बहुत रोल नहीं है। हालांकि हालांकि यह बात प्रॉपरली, यह बात स्पष्ट रूप से संविधान में लिखी हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं, जिस तरह से चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का बहुत बड़ा रोल नहीं है। तभी तो सरकार का मुखिया अलग है, प्रधानमंत्री, तभी से दिखाया गया नाम मात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यह समझाना जरूरी था कि लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था में क्या अंतर है ना। इसीलिए राष्ट्रपति का थोड़ा सा बात किया हमने। राष्ट्रपति के बारे में ज्यादा डिटेल में जो बातें हैं वो हम राष्ट्रपति वाले खाने में करेंगे, राष्ट्रपति वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। किसे प्रेसिडेंट ने पीएम को इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, क्या कह रही है, नाम मात्र का है केवल। हाँ हाँ, तो फिर क्यों इंपॉर्टेंस है उसकी इतनी। राष्ट्रपति एक ऐसे पद के रूप में बनाया गया, राष्ट्रपति एक ऐसे पद के रूप में बनाया गया जिससे विधायिका के ऊपर जांच एवं संतुलन बरकरार रहे। जांच एवं संतुलन की शक्ति होती है, तीन पार्ट है, राज्य के तीन भाग हैं, कह सकते हो मेरी बात में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका कुछ भी कर रही है ना, कोई भी नियम लाई, कोई भी कानून लाई, तो यह राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है चेक करना कि विधायिका में प्रेषित कानून, विधायिका में पारित कानून है ना, सही है कि नहीं है। मेरी बात समझ, यह राष्ट्रपति का काम है, उस हिसाब से जांच एवं नियंत्रण की शक्ति से दी गई है, पावर ऑफ कंट्रोल, समझ रहे, बैलेंस, पावर ऑफ बैलेंस इसे बोलते हैं। नियंत्रणवादी तरह की शक्ति है। तीनों जो पक्ष हैं, चाहे कार्यपालिका का हेड हो, चाहे न्यायपालिका का हेड हो, चाहे विधायिका का हेड हो, क्या समझ, वो एक दूसरे पर नियंत्रण कुछ हद तक बनाए रखे, ताकि कोई भी पद जो है या किसी भी पद का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो तानाशाह ना हो जाए, समझ रहे हो ना। इसलिए, और प्रधानमंत्री को यह शक्ति थोड़ी सी नियमित क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही कार्यपालिका का हिस्सा हो, भले ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड कर रहा हो, मंत्रिपरिषद का मुखिया, सरकार का भी मुखिया, मेरी बात समझ आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो आता कहां से, अंततः कहां से आता है, विधायिका से। कोई भी मंत्री हो, उसे मंत्री बनने का हक कब प्राप्त होगा, जब वो संसद का सदस्य होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक परेशानी है, इसी वजह से कार्यपालिका के हेड को अलग रखा गया। मेरी बात समझ, हमारे यहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जितनी स्पष्ट रेखाएं होनी चाहिए उतनी स्पष्ट नहीं है, आपस में मिला हुआ है, समझ रहे हो ना। हमारे यहाँ मुख्यतः जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकल कर आ रही है, लेकिन उसमें भी राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, समझ रहे हो ना, उसके पद को थोड़ा सा अलग रखा गया। इस तरह से अलग रखा गया कि अगर कोई विधायिका ने कोई बदमाशी की, क्योंकि विधायिका को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, नियंत्रित कौन कर रहा होता है, जीती हुई पार्टी, बहुमत वाली सरकार। क्या नहीं बात क्लियर है। तो अगर संसद से कोई ऐसा बिल पारित हो जाए जो कि नागरिकों के या राज्यों के हित में ना हो, समझो मेरी बात। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के चुनाव पहले तो मेरे को ऐसा आता है, राष्ट्रपति का चुनाव सुना, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक भी भाग लेते हैं, ये जानते हो कि नहीं जानते, जानते हो, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक भी भाग लेते हैं। यानी कि विधायक कौन, राज्यों के प्रतिनिधि, विधायक कौन लेते हैं, राज्यों में से प्रतिनिधि, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी क्या केवल केंद्रीय विधायिका की होगी या राज्यों की भी होगी, राज्यों की भी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के ऊपर, समझ रहे हैं। तो कहीं केंद्रीय विधायिका, एक सेकंड, कहीं केंद्रीय विधायिका कोई ऐसा कानून ना ले आए जिसके लिहाज से राज्यों की शक्तियों को कम किया जा रहा हो, या देखना भी किसकी जिम्मेदारी, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में न केवल
संसद इन्वॉल्व था, न केवल केंद्रीय विधायिका इन्वॉल्व थी, साथ ही साथ राज्य के विधानसभाओं के एमएलए विधायक भी इन्वॉल्व थे। क्या क्लियर है? हाँ बताओ। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में जब पढ़ेंगे तब और याद करेंगे, इतना क्यों परेशान होगा। अभी हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात नहीं कर रहे ना, ऐसी बहुत डीप नहीं जा रहा है, वो तो हम वो अलग चैप्टर खुल जाएगा। तो ये तो राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर स्टार्ट कर दे तो फिर वो इससे अलग हो जाएगा ना। वो पूरा चैप्टर है राष्ट्रपति के चुनाव का। ये ना सोचो कि वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं कितनी भी कोशिश करूंगा, समझ रहे हो ना। वो पूरा चैप्टर है, वो 1 दिन का पूरा, कि चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, नामी सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं तो क्या होते हैं, उनके मत का मूल्य है, वो कितना बड़ा चैप्टर है। वो सब 2 तरह की प्रणाली है पूरी, समझ रहे हो ना। वो अलग चैप्टर है, 2-3 दिन चलता है राष्ट्रपति का चैप्टर, तब आगे कंप्लीट होता है। तो ये ना सोचो कि 1 मिनट में, वो 1 मिनट वाला क्वेश्चन ही नहीं है, समझ रहे हो ना। बस मुख्यतः यह समझ लो, जैसे हमने संघीय प्रणाली की बात की थी, मैंने तुम्हें इतनी बात क्यों बताई राष्ट्रपति बारे में, अभी ये क्वेश्चन इंटरटेन करने का ही कारण था, क्योंकि यह भी समझो हम संघीय प्रणाली की बात कर रहे थे। उस संघीय व्यवस्था, वह संघीय व्यवस्था बनी रहे, बरकरार रहे, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा प्रॉपर स्पष्ट रूप से रहे। यह भी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि राष्ट्रपति केवल केंद्रीय विधायी परिषद से चुनकर या फिर लोकसभा राज्यसभा के मेंबर द्वारा चुनकर नहीं आया है। इसके चुनाव में भागीदारी किसकी भी थी? राज्य के विधायकों की। इसका मतलब राष्ट्रपति जिम्मेदार किसके प्रति भी है, समझ रहे हो? जिसने चुना, एक बात समझ, उत्तरदायित्व, एक बात बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक कॉन्सेप्ट उत्तरदायित्व और समझ लो, जिसने चुना उसके प्रति उत्तरदायित्व, जिसने चुना उसके प्रति उत्तरदायित्व, जिसने नामित किया उसके प्रति उत्तरदायित्व। मेरी बात समझ, अगर हमारा चुनाव हो रहा है तो जिसने हमने मतलब जिसके द्वारा हम चुने गए हैं ना, उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है नहीं। अरे बोले, विधायक का उत्तरदायित्व विधानसभा क्षेत्र के प्रति है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सांसद का उत्तरदायित्व जो लोकसभा क्षेत्र है उनके प्रति है। क्या मतलब क्लियर है? तो जिसने चुना, जिस क्षेत्र के लोगों ने चुना है ना, उसके प्रति उत्तरदायित्व, या जहां से नामित होकर आए उनके प्रति उत्तरदायित्व। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल। मेरी बात में, और राष्ट्रपति के चुनाव में केवल एमपी तो होते नहीं है, एमएलए भी होते हैं। तो उत्तरदायित्व ना केवल राष्ट्र के प्रति बल्कि राज्यों के प्रति भी, न केवल केंद्र के प्रति बल्कि राज्य सरकारों के भी प्रति राष्ट्रपति का है। क्या मतलब क्लियर है? क्योंकि राष्ट्रपति केवल केंद्र का प्रतिनिधि नहीं है, राष्ट्रपति संघ का प्रतिनिधि है। मेरी बात समझ? और संघ में केंद्र और राज्य बराबर आते हैं, राज्यों की भूमिका कम नहीं है। अगर राज्यों के साथ राज्यों की शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र कोई षड्यंत्र कर रही है, तो यह जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है राष्ट्रपति का कि वह उस षड्यंत्र को रोके। अगर बताया था यार, कम्युनिस्ट पार्टी वाला के साथ जो दूसरा इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें केरल में कम्युनिस्ट पार्टी जीत के आ गई। नेहरू जी को लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी सही से नहीं चला रही है, नहीं चला रही थी, नहीं समझ लो ना, दंगे ज्यादा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। नेहरू जी ने कहा ऐसा है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। प्रसाद जी अड़ गए, कहो नहीं लगाएंगे, गलत है। अगर आप चाहते हैं हर एक स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे, ये गलत है। केंद्र में तो है नहीं ना, आज चाहे हर एक स्टेट में, ये पहला ऐसा स्टेट है जिसमें मतलब जिसमें कांग्रेस का कोई गवर्नमेंट आई है। मेरी बात सुनाई, पहला ऐसा स्टेट बना जिसमें कांग्रेस के अलावा कोई अन्य दल बहुमत में आया, केरल, और उसमें आप बोल रहे लगा देंगे। मेरी बात सुनाई, तो हम केवल राष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं है, हम राज्यों के भी प्रतिनिधि है। मेरी बात सुनाई, अगर आप प्रावधान लाएंगे तो हम साइन नहीं करेंगे। तो नेहरू जी बोले कि कैसे नहीं साइन करेंगे, आप बात में संविधान में लिखा हुआ है। तो प्रसाद जी बोले कहां लिखा कि बाध्य है, ये दिखाओ। राजेंद्र प्रसाद बोले दिखाओ कहां बाध्य लिखा हुआ है, पहले 1969 घटना दिखाओ पहले,
समझ आ रहे हैं? अब बाध्य राज्य छोड़ो लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जस्ट लाइक असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट। मैं आपके पहले का गुलाम नहीं हूं। अगर आपको अगर कहूँ तो रोबोट को रख लेते, कोई रोबोट रख लेते, यहां से यस मारते वहां पर यस हो जाता। फिर राष्ट्रपति की जगह पर चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है? राज्य लेने की चुनाव की जरूरत ही क्या है? चुनाव में पार्टिसिपेट कर इसकी जरूरत ही क्या है? मेरी बात सुनाई? राष्ट्रपति का पद बनाने की क्या जरूरत है? राष्ट्रपति की वजह से रोबोट बना देते हैं। जब आप यस बोलेंगे तो यस बोलेगा पीएम के साथ, या पीएम और राष्ट्रपति की पोस्ट मर्ज कर दो एक ही में। समझ रहे हैं? जब आप बोले यस तो भी बोलेगा, जब आप बोलेंगे तो भी बोलेगा। समझ आ रहा है? उन्होंने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल असिस्ट प्रेसिडेंट, ऐसा लिखा हो। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करेगा, असिस्ट करेगा, उनकी सहायता के लिए। उन्हें निर्देश देने के लिए नहीं है मंत्रिपरिषद हमारे प्रधानमंत्री के ऐसा कर दो, चलो साहब। मेरी बात सुनाई? क्या सुनना? ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, भारत का संघीय ढांचा मजबूत रहे, भारत का संघीय ढांचा मजबूत रहे, इसलिए भी राष्ट्रपति के पद को कुछ शक्तियां दी गई। अगर राष्ट्रपति के पद को शक्तियां ना दी गई होती तो शायद भारत का संघीय ढांचा इतना मजबूत नहीं होता था जितना मजबूत आज के समय में दिखाई देता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि राष्ट्रपति संघ का प्रतिनिधि है, केंद्र का प्रतिनिधि नहीं है। समझ रहे हो? प्रधानमंत्री लोकसभा में जीत कर आया ना, वो लोकसभा राज्यसभा का प्रतिनिधि हो गया, वो लोकसभा का प्रतिनिधि बहुमत दल का नेता। समझ रहे हो? लेकिन राष्ट्रपति क्या लोकसभा में चुनाव जीत कर आया है? नहीं चुनाव जीत कर आया है, उसे पहले चुनाव से चुन रहे हैं लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग, राज्यसभा के भी लोग, अगेन दूसरा विधायक, राज्यों के विधायक। समझ गए? तो संघीय व्यवस्था मजबूत रहे इसलिए राष्ट्रपति के पद को ऐसा निर्मित किया गया है। समझ रहे हैं? या निर्मित किया गया था, बोल सकता हूं, कि वो बार बार प्रधानमंत्री के रिमोट ऑर्डर पे काम ना करें। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया आने वाले सालों में। ठीक है, और उसके बाद एक संशोधन लाकर बाद में बोला गया कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया जाएगा अगर एक बार बिल राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया गया और दोबारा सेम बिल राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, संसद से पारित होकर, संसद में बहस में दोबारा से सेम बिल आ गया, तो ऐसे में राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया? ताकि राष्ट्रपति भी तानाशाह ना हो जाए, क्योंकि ये जो लोकसभा या राज्यसभा में बैठे हुए जनप्रतिनिधि है, ये जनों के प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति को जनों ने सीधे तौर पर नहीं चुना था। बैलेंस समझते हो ना? संतुलन बनाने के लिए विधायिका और कार्यपालिका में संतुलन बनाने के लिए ऐसा किया गया। कहीं कार्यपालिका ऐसी ना हो जाए यूएस की तरह। समझ रहे हो? कहीं कार्यपालिका अमेरिका की तरह ना हो जाए, जो मन कर रहा है वो कर रही है। हमेशा विधायिका और कार्यपालिका में झगड़ा। समझ रहे हो ना? हमेशा खिचखिच लगी रहती है। किसमें? अमेरिका में। यहां पर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर विधायिका से निकाल कर ही तो कार्यपालिका बनी है। मंत्रिपरिषद जो बनाया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो किन लोगों को बनाया था? सांसदों को, जो कि किसका हिस्सा थे? विधायिका का हिस्सा थे, संसद का हिस्सा थे। समझ रहे हो ना? तो यहां पर खिचखिच नहीं होगी, वहां पर होती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो संघीय व्यवस्था याद रखना। एक और बात, संघीय व्यवस्था का एक और कैरेक्टरिस्टिक, राष्ट्रपति एकदम शून्य नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्तियां हैं, और यह शक्तियां इस बात की ओर इशारा करती हैं, यह शक्तियां इस बात की ओर इंगित करती हैं कि संघात्मक प्रणाली मजबूत बनी रहे, ऐसा संविधान निर्माताओं का प्रयोजन था। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या बात हम लोग नोट कर लें? ठीक है, अभय जी कह रहे तो नोट कर लेंगे। नोट करिए। अरे नोट करना है इसलिए नोट करवा रहा है, ऐसा नहीं अभय जी बोल रहे हैं सबसे। ठीक है, नोट करो, लिखो। संघीय व्यवस्था
संघीय संघीय व्यवस्था। हाँ 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 हाँ, वो केवल राष्ट्रपति की बात है। संघीय व्यवस्था मजबूत बनी रहे, इसलिए राष्ट्रपति के पद में कुछ शक्तियां निहित की गई, कुछ शक्तियां निहित की गई के पद में कुछ शक्तियां निहित की गई। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा गया, हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का संतुलन बना रहे। शक्तियों का संतुलन बना रहे। 27 अब ज्यादा डीप में रहेंगे तो फिर अलग चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग उस दिन इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम लोग उस दिन जिस पॉइंट पर छोड़े थे वो था बहुमत क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आगे हमें इस्तेमाल करना है। मेरी बात सुनाई, इसलिए जल्दी सीख लेते। बहुमत क्या होता है? हमने उस दिन बात की थी सामान्य बहुमत के बारे में। शायद सामान्य बहुमत बताएंगे तुम लोग को क्या था? वेरी गुड। 50% किसका? हाँ, लोकसभा का। बस अरे लोकसभा राज्यसभा किसका? सारे सांसदों का, सारी व्यक्तियों का। किसका? या प्रेजेंट और वोटिंग जो वहां पर उपस्थित है और वोट करने लायक है उनका। जो प्रेजेंट है और वोटिंग है उनका। ये बात बोलो। लोकसभा में तो 550 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, समझ रहे हो? और सीटें इस समय कितनी है? 543। क्या क्लियर है? लेकिन इससे मतलब नहीं है, उस समय उपस्थित और जितने लोग अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं उनमें से 50% होने चाहिए सामान्य बहुमत के केस में। क्या लग रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है। दूसरा नोट करोगे? दूसरा नोट करो, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। चलो कुछ लोग भूले करके आ रहे हैं। पहले पता किया होगा दोस्त सर आए कि नहीं आए, क्लास चले कि नहीं। अरे मैं एक दिन ऐसा तबीयत मेरी खराब हो गई है ना, ज्यादा क्लास का लोड पड़ गया एक दिन। ऐसा बहुत रेयर होता है कि वेबसाइट में 2-3 महीने में कभी एक बार ऐसा होता है, लेकिन अब हो गया बाई चांस। ठीक है, चलो क्या लिखना है? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या होता है? एकदम बहुत सिंपल। अब यही वो बात है जो किताब है। हाँ, इस किताब में कौन सी किताब है? लक्ष्मीकांत ना 8वें शास्त्र गलत लिखी हुई इसमें। इसमें पूर्ण बहुमत को ही प्रभावी बहुमत लिख दिया है। मेरी बात सुनाई? ये किताब है भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। सबसे अच्छी किताब यही मानी जाती है, लेकिन इसमें पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत के बीच में अंतर नहीं किया गया है। इसमें प्रभावी बहुमत को ही पूर्ण बहुमत बोल दिया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत अलग अलग चीजें होती हैं। पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत अलग अलग चीजें होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करना स्टार्ट करोगे, लिखोगे पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, ठीक है। पूर्ण बहुमत क्या होता है? 50%। ठीक है, लिखो लिखो पहले पूर्ण बहुमत लिखो। दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 50%। दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 50%। कुल सदस्यों का 50%, ये होता है पूर्ण बहुमत। क्या बोला? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कुल सदस्य
चाहे वहां पर प्रेजेंट हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं। कुल सदस्य, जितने कुल सदस्य होने चाहिए उतने कुल सदस्य का 50% क्या होता है, पूर्ण बहुमत। इसके बाद नेक्स्ट नोट करोगे प्रभावी बहुमत, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और इसे बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में लिखोगे, प्रभावी बहुमत में लिखोगे कुल सदस्य माइनस कुल सदस्य किसका, दोनों सदनों का, दोनों सदनों के कुल सदस्य, दोनों सदनों के कुल सदस्य माइनस लिखो जो भी ओवरऑल रिक्तियां होती हैं, रिक्तियां, ठीक है। रिक्तियां कैसे हो सकती है, यदि कोई यदि कोई पद खाली रह गया, या कोई गुजर गया, क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, हाँ डेथ लिख दिया है, ऐसे समझ जाओ। अगर किसी की डेथ हो गई, ठीक है, कोई पद खाली रह गया, किसी ने इस्तीफा दे दिया, कोई अयोग्य साबित हो गया, पहले उसने बोला था कि हम योग्य हैं, है ना, लोकसभा के, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी उम्र ही नहीं है लोकसभा की, राज्यसभा की, अयोग्य साबित हो गया। क्या बात क्लियर है। तो जो रिक्तियों वाला जो कॉलम है वो माइनस कर लेंगे, दोनों सदनों के कुल सदस्य माइनस रिक्तियां, इनका कितना 50%, क्या होता है, प्रभावी बहुमत। नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, ठीक है। तीसरा नोट कर लोगे विशिष्ट बहुमत, ऐसे नोट कर बता दें, हाँ बताओ, प्राप्त बहुमत मतलब प्राप्त नहीं, ये सांसदों की जितना सांसदों की संख्या थी उसमें बहुमत क्या नहीं, सांसद की सीट रहती है ना, भाव हाँ, वो वोटिंग नहीं करेगा, हाँ, उस हिसाब से जो बहुमत प्राप्त है, हाँ, उन बहुमत का 50% खाली, हाँ, अनुपस्थिति की बात कर रहा है ना, क्या कहते हैं अनुपस्थिति, हाँ अनुपस्थिति में रहेंगे, तो खाली वाला अनुपस्थिति लिख लो, मेरी बात सुन रहे, हाँ, रिक्तियों में खाली वाला जो अनुपस्थित है, अस्पष्ट बोल रहे हो कि स्पष्ट बोल रहे हो, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति पहले स्पेलिंग कर जो कुछ सही है, चलो जो भी है, ठीक है। जो जिनकी अनुपस्थिति है ना, खाली मतलब वो जिनकी डेथ हो गई, जिनका इस्तीफा है, जो अयोग्य करार हो गए, है ना, वो माइनस कर दिए जाएंगे दोनों सदनों के कुल सदस्य में से, उसका 50% यानी कि प्रभावी बहुमत, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसे नोट करो। अब बताओ क्या है स्पष्ट बहुमत। स्पष्ट बहुमत ऐसे नहीं बोलते, स्पष्ट किसी को बोल सकते हैं, स्पष्ट एक ये मतलब कह सकते हो शाब्दिक बात है, ये केवल इसका कोई लीगल मतलब नहीं निकलता है, समझ रहे। स्पष्ट बहुमत बस, जैसे कि अगर स्पष्ट बहुमत क्या है, जैसे 500 सीट है मान लेते हैं, तो 500 में 250 स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर 251 हो जाए तो एकदम स्पष्ट है कि वहां कौन जीत गया। क्या बात क्लियर है। इसी तरह स्पष्ट बहुमत इसी को बोलेंगे जितना ज्यादा जीतने वाले की संख्या रहेगी उतनी स्पष्टता से वो आया है, तो उस सेंस में आता है स्पष्ट बहुमत। मेरी बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो नोट करो विशिष्ट बहुमत। विशिष्ट बहुमत दो तरह का हो सकता है। विशिष्ट बहुमत, विशिष्ट क्या, विशिष्ट लिखते दो रहा देवी जी, क्यों परेशान होते हैं।
कितना, 2/3 किसका, x का। ऐसे मालूम करते 2/3 x। ठीक है, कई सारी चीजें x की जगह हो सकती हैं। दो चीजें मुख्यतः हो सकती हैं, दोनों तरह का हो सकता है। कोई सदन में कुल सदन की संख्या, समझ रहे, कुल सदस्यों की संख्या जो सदन में है, साथ ही साथ कुल सदस्यों की संख्या जो उपस्थित है और वोटिंग कर रही है। एक्स की जगह दोनों चीजें हो सकती है। विशिष्ट बहुमत दो तरह के होते हैं। विशिष्ट बहुमत दो तरह के होते हैं। एक तो होता है 2/3 जिसमें कुल उपस्थित, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या होती है, और दूसरा क्या है, कुल सदस्यों की संख्या। दोनों शब्दों में, दोनों केस में दोनों शब्द है। ये संसद के अंदर की बात हो रही है। संसद में कई सारे प्रावधान आते हैं, कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो किन प्रक्रियाओं को अलग अलग, मतलब उन प्रक्रियाओं को अलग अलग तरह के बहुमत से पास होना पड़ेगा, तभी वह लागू कर सकती है, तभी वो कानून बनेगा उस क्षेत्र का। क्लियर है? तो इसलिए अलग अलग तरह के बहुमत है। संसद में जो 50% होने से काम नहीं चलता है। सामान्य केस में 50%, उसके बाद पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशिष्ट भी दो तरह के बहुमत है। संसद में अलग अलग तरह के प्रावधानों को, अलग अलग तरह के कानूनों को, अलग अलग तरह के बिलों को पास करने के लिए अलग अलग तरह के बहुमत का निर्माण किया गया। क्या बोला क्लियर? जो सामान्य होंगे, जिनका बिल का प्रभाव नहीं होगा, उनका सामान्य बहुमत 50% आसानी से पास हो जाए। 50%, मेरी बात में, जो जिनमें चाहते हैं कि स्पष्टता से लोग दिखाए कि हाँ हम इस बिल के फेवर में हैं, हम इस प्रावधान के पक्ष में हैं, उसमें विशिष्ट बहुमत की डिमांड होगी। क्या ये बात क्लियर है? विशिष्ट बहुमत में भी दो बातें कर दी गई। विशिष्ट बहुमत कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या, और विशिष्ट बहुमत कुल सदस्यों की संख्या वाला। कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या वाला विशिष्ट बहुमत, इसे लिख लो, बैठ कर बताओ। कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या वाला विशिष्ट बहुमत, लेकिन सपोज अगर से 500, सपोज करते हैं आसानी के लिए, कुछ ऐसा मतलब 500, इसमें से 100 लोग एबसेंट थे, कितने बचे? 200 मान लेते हैं। 200 लोग एबसेंट थे, कितने बचे? 300। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर 300 लोग प्रेजेंट है तो इनका 2/3 कितना हुआ? इनका 2/3 कितना हुआ? 200। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन इस केस में अगर 500 लोग हैं और 200 एबसेंट भी हो गए, तो इस 300 की वोटिंग तो होगी, लेकिन काउंटिंग किस पर होगी? 500 पर होगी। यानी कि वह प्रावधान पास करने के लिए आपको देखना पड़ेगा 2/3 गुणे 500, यानी कितना आ जाएगा? लगभग तो बताइए तो कितना आ जाएगा? 75। अरे ये 200 था, 75 कैसा है? बताओ, कुछ तो बोला करो कभी कभी। कितना आएगा? 135 से अगर बहुत आएगा तो 200 तो ही पर है। 333, ठीक है, चलो 333 मान लेते, सही है। हाँ 333 मान, सही कह रहे, वेरी गुड। उससे ज्यादा 333, 300 सदस्य प्रेजेंट है, 300 सदस्य प्रेजेंट थे, लेकिन प्रावधान पास होने के लिए कितने सदस्यों का पक्ष चाहिए था? 333। हो पाएगा प्रावधान पास? नहीं हो पाएगा। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, तो अलग अलग तरह के सॉरी अलग अलग तरह के प्रावधानों को पास करने के लिए अलग तरह के बहुमत रखे गए हैं। अब बताओ, या कठिन है या कठिन है? या पाना कठिन है या पाना? ए वाला पाना कठिन है, बी वाला? बी वाला। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वाला पार्ट देखो, समझो मेरी बात, ये ज्यादा सदस्यों की संख्या की डिमांड कर रहा है,
ये डिमांड कर रहा है कि कुल सदस्य से लेंगे हम 500 है तो 500 से लेंगे, तो 2/3 भी बड़ा संख्या निकलेगा। मेरी बात समझ, चाहे कोई प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हम 2/3 काउंट करेंगे। अगर 200 लोग एब्सेंट है तो हमें कोई मतलब नहीं। अगर 300 लोग वोटिंग नहीं किए थे तो कोई बात नहीं। हमें पक्ष में अगर यह प्रावधान पास करना है तो 333 लोग का वोट चाहिए। क्या मेरी बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो बहुत कठिन प्रावधान होते हैं, जो कठिन प्रावधान होते हैं, जिन्हें कैजुअली आराम से पास नहीं किया जाता है, मेरी बात में वो इसके दायरे में रखे जाते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है, मेरी बात समझ, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाया जाना है तो इसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी जज को रिमूव करना है, किसी न्यायालय में जज को रिमूव करना है, तो इस वाले विशिष्ट बहुमत का उपयोग करते हैं। वह भी आसान प्रक्रिया नहीं है, सामान्य बहुमत के मामले में से कंपैरिजन में उसकी तुलना में कठिन। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यह तो पूरी तरह से रिजर्व कुछ बड़ी चीज के लिए रखा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? यह आसान से प्राप्त नहीं होगा ना। अरे बोलो, एक सदन में 200 वोट अपने पक्ष में करना आसान है या 333 वोट पक्ष में करना आसान है? 200 वोट। तो इसमें कम संख्या की डिमांड हमेशा करेगा, क्योंकि कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या से लिया जाता है। और इसमें हमेशा अधिक सदस्यों की संख्या की डिमांड करेगा अपने फेवर में, पक्ष में, जब वोटिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुल सदस्यों की संख्या से लिया जा रहा है, काउंटिंग हो रही। क्या मेरी बात क्लियर है? 2/3 कुल सदस्यों का निश्चित रूप से ज्यादा निकलेगा और 2/3 कुल उपस्थित सदस्यों का निश्चित रूप से कम निकलेगा। अधिक से अधिक इसके बराबर निकल सकता है। अगर सब लोग प्रेजेंट ही हो गए 500 के 500, तो इसके बराबर निकल सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो विशिष्ट बहुमत विशेष परिस्थितियों के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? और विशिष्ट बहुमत में भी यह वाला बहुमत एकदम विशेष परिस्थितियों के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट कर लिया, इतना बनाया, कुछ लिख लो इस बात को। विशिष्ट बहुमत को 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया, लिख दो। ऐसे ए बी बना दो, तुम लोग याद रखने के लिए कि बी ऐसे ए बी बना दो। लिखो बी डैश अति विशेष परिस्थितियों के लिए, जैसे राष्ट्रपति पर, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग। कुछ बोलना नहीं है, बस लिख लो, ऐसे बना लो। और बी वाला लिख लो, बी वाला लिख लो, बी वाला बी डैश अति विशेष परिस्थितियों के लिए, अति विशेष परिस्थितियों के लिए। अभी कुछ लोग नींद में लग रहा है एकदम, बस, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? चलो कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आ ही जाता है। 2-3 बार जो नोट्स ले जा रहा है उसे घर में पढ़ना आराम से, खाली बैठकर, बिना फोन की सहायता से आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया? तो अलग अलग तरह के बहुमत के प्रावधान क्यों बनाए हैं? अलग अलग तरह के बहुमत के प्रावधान क्यों बनाए? बताओ। ताकि अलग अलग तरह के बहुमत के प्रावधान क्यों बनाए हैं? ताकि अलग अलग तरह के जो कठिन या आसान प्रावधान है, या जिनका प्रभाव कम है और जिनका प्रभाव ज्यादा है, उनका वर्गीकरण किया जा सके। जो सामान्य प्रावधान है उनके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता है, बहुत सिंपल सी बात। जो विशिष्ट प्रावधान है, अति विशेष प्रावधान है, समझ रहे हो ना, उनके लिए अति विशिष्ट या अति विशेष बहुमत की आवश्यकता है, वैसा प्रावधान बनाया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब सोच के बताओ, सोच के बताओ। यानी कि संविधान में बदलाव करना या संवैधानिक प्रावधानों को बदलना क्या आसान है? बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें वर्गीकरण किया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसी विशिष्ट बहुमत में, समझ रहे हो ना, पूर्ण बहुमत में, पूर्ण प्रभावी बहुमत और विशिष्ट बहुमत का उपयोग करके ही हम आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संविधान में कुछ बदलाव कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान में बदलाव करना है तो ऐसे ही सामान्य बहुमत से नहीं हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है?
संवैधानिक बदलाव करने के लिए हमें समझ विशेष मेजॉरिटी, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो संविधान में बड़ा बदलाव करना है, संविधान में बड़ा संशोधन करना है, बदलाव करना कहना सही नहीं है, क्योंकि बदलाव करने देखा था अनुच्छेद 3 के तहत भी कर दिया जा रहा था, आराम से कर दिया जा रहा था। संविधान में अगर बड़ा संशोधन करना है, बड़ा बदलाव लाना है, तो हमें प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। अब बताओ, ऐसा संविधान क्या बहुत लचीला है? बहुत लचीला तो नहीं है, कठोर है, और जितना कठोर है उतना बेहतर संघीय शक्तियों को संभाले रखेगा। संघ की शक्तियां यानी कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा उतना बेहतरीन तरीके से कर पाएगा जितना कठोर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हमें बात बोलते हैं कि संविधान इतनी बार चेंज हो गया, अब तक इसे 6 बार संशोधित हो चुका है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन संविधान को बदलना, संवैधानिक संशोधन लाना बहुत आसान नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? छोटे मोटे बदलाव लाना तो आसान है, लेकिन बड़े बदलाव लाने के लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता है या प्रभावी बहुमत की आवश्यकता है, जो बहुत आसान नहीं है। और इसी वजह से संविधान को बदलना आसान नहीं है। यही वो बेस है, यही वो रीढ़ की हड्डी है जो कह रही है कि हमारा संविधान बहुत लचीला भी नहीं है। इतने आराम से अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संवैधानिक बदलाव नहीं किए जा सकते जब तक बहुमत या विशिष्ट बहुमत ना साफ। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो सामान्य बहुमत वाला हमने प्रावधान पढ़ा वो केवल एक ही जगह लागू होता है, कहां पर? कहां पर? जब आर्टिकल 3 की बात हो रही है, जब नाम चेंज करने की बात हो रही है किसी राज्य की। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुनाई? संविधान में संशोधन, इसने बताया था, संविधान में संशोधन और संविधान में बदलाव एक ही घटना नहीं है। संविधान में संशोधन यानी अनुच्छेद 368 का उपयोग, लेकिन संविधान में बदलाव लाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि संविधान में संशोधन करना पड़े। अनुच्छेद 3 बिना अनुच्छेद 368 के उपयोग के संविधान में कुछ बहुत हल्के बदलाव लाने के बहुत हल्के बदलाव लाने के नियमों के बारे में उल्लेख करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और बहुत हल्के नियम क्या है? जैसे किसी राज्य का नाम हमारे अनुसार हमें लगा या संविधान निर्माताओं को लगा कि राज्य के नाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर लगता है देश को कि राज्य का नाम, उनकी सीमाएं रेखाएं चेंज कर देनी चाहिए तो आराम से चेंज कर दी जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कभी किसी राज्य में संकटग्रस्त स्थितियां उत्पन्न हो जाए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को बांट दिया ना दो पार्ट में, लद्दाख अलग जम्मू कश्मीर अलग, समझ रहे हो ना? अगर किसी राज्य में संकटग्रस्त परिस्थितियां या संकट आपातकाल तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कह सकते हो संकट वाली परिस्थितियां आ जाए, तो ऐसे में या केंद्र की जिम्मेदारी है कि उस परिस्थिति से राज्य को निकालने के लिए भरसक प्रयास करे, और हो सकता है वह संकट, वह परेशानी राज्य की विधायिका द्वारा खुद खड़ी की जा रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह राज्य की समस्या को दूर करे, जैसा उसने जम्मू कश्मीर के मामले में किया। जम्मू कश्मीर का नाम देखो पहले, दिख रहा है? लद्दाख अलग, कश्मीर अलग, नहीं दिख रहा है? दिखाई दे रहे हैं? चलो आंखें लाओ सब लोग, चश्मा लाओ, देखो इधर, सब में आ गया? कितना बड़ा लद्दाख बनाइए? अब किस हक से जम्मू कश्मीर बोलते हैं? उसे लद्दाख बनना चाहिए। उसका 70% एरिया तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर बचा कितना? अब अगर जम्मू कश्मीर दे भी रहे, जाओ है, नाम ही चेंज कर दिया, 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम है जम्मू कश्मीर, जाओ, बाकी सबका नाम कर दिया लद्दाख। ठीक है, समझ आ गया? अरे बोलो, ये मजाक की बात बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये मैं सोचना कि संविधान में अनुच्छेद 368 की है ना प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है, इसलिए संविधान को बहुत आराम से बदला जा सकता है। नहीं, संविधान में भले अनुच्छेद 368 की उपस्थिति है, लेकिन फिर भी संविधान में विशेष प्रावधानों में बदलाव लाने के लिए हमें विशिष्ट या विशेष बहुमत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? यही संविधान को कठोरता प्रदान कर रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लास्ट टाइम क्या लिखी थी, इसे नोट कर लिया? ठीक है, एक और आगे लिखो। जैसे मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि बदलाव लाने के 3 तरीके,
एक प्रकार दो प्रकार की है ना। एक में संवैधानिक बदलाव लाना है तो अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल कर दिया, एक में अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके विशिष्ट बहुमत चाहिए, वहां भी विशिष्ट बहुमत की बात हुई थी, विशिष्ट बहुमत चाहिए। संवैधानिक बदलाव करने के 3 प्रकार, एक तो आराम से आर्टिकल 3 का उपयोग करके नाम चेंज करना है, मैप चेंज करना है किसी राज्य का। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, क्या लगता नहीं है कि राज्य का नाम चेंज कर दिया, राज्य का मैप चेंज कर दिया, तो जो राज्य है वो तो केवल केंद्र की दया पर निर्भर है। कल को केंद्र बैठे, केंद्र के पास नॉन-डस्ट रबर है, मिटा दे राज्य का नक्शा, गायब हो जाते। मेरी बात समझ? असीमित अधिकार दिए हुए हैं लेकिन उनका सीमा रेखा के एक दुरुपयोग करता है। राज्य ऐसी ही कोई किसी कार्रवाई के खिलाफ एक बार कोर्ट में जा सकता है कि जब हमने कोई अपराध किया नहीं, सकते अच्छा चला तो कहां ऐसा कर दिया। समझ आओ ना आपातकाल की स्थिति है, ना टेररिज्म का अटैक हो रहा है, ना ही पाकिस्तान हमें हड़पने की बात कर रहा है, ना ही हमारे यहाँ कुछ उग्रवादी संगठन कुछ चला रहे हैं, तो कहां आप ऐसा कर रहे हैं? लेकिन केंद्र के पास शक्ति है, कर सकता है। क्या क्लियर? पहला चीज तो ये। दूसरा क्या है? विशिष्ट बहुमत, किसका? लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। और इसके विशिष्ट बहुमत से क्या चेंज किया जा रहा है पता है? बताया था उस दिन। वेरी गुड। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्माण सिद्धांत, जिनके लिए ऐसा बोलते हैं संविधान लिखा गया। संविधान को लिखा ही क्यों गया? राइट्स के लिए। समझ रहे हो ना? संविधान लिखने का हर एक देश में एक ही पर्पस, एक ही काम। समझ रहे हो ना? केवल नियम कानून अगर बनाने तो बना दिए थे। संविधान मुख्यतः क्या काम करता है? लोगों को फंडामेंटल राइट्स, लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और वो मौलिक अधिकार सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं कि वो मौलिक अधिकार की जो सीमा रेखा है वह बार बार सरकार द्वारा, चाहे केंद्र की चाहे राज्य की, इस पर अतिक्रमण ना हो। नागरिकों के लिए इतनी स्वतंत्रता तो हुई, कम से कम न्यूनतम इतनी स्वतंत्रता तो दी जाए नागरिकों को। जीवन जीने का अधिकार, समझ लो ना, असेंबली बनाने का अधिकार, एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इतनी मिनिमम न्यूनतम स्वतंत्रता वो होनी चाहिए, उसलिए फंडामेंटल राइट्स लिखा रहता है। समझ, उसके संविधान लिखा रहता है कि लोगों के लिए कुछ मूलभूत अधिकार उपस्थित रहे। अब अगर मूलभूत अधिकारों को चेंज करना है, मूलभूत अधिकारों को चेंज करना है, आपको सोचना होता है क्या यह सामान्य बहुमत से हो जाना चाहिए? सामान्य पढ़ाई बहुमत से नहीं है। किस बहुमत से होना चाहिए? विशेष बहुमत, 2/3 सदस्य लगने चाहिए। बड़ा बदलाव है ना, फंडामेंटल राइट्स अगर आप बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो इसमें विशिष्ट बहुमत का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गया इतना पक्का? बड़े बदलाव है, बड़े बदलाव है कि जिनके लिए संविधान लिखा गया है ना, संविधान फंडामेंटल राइट्स के लिए लिखा गया है, मूलभूत अधिकारों के लिखा गया है। अगर इनमें किसी तरह का बदलाव आ रहा है तो वो विशिष्ट बहुमत से पास होना चाहिए, तभी संसद में पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। विशिष्ट बहुमत का क्या मतलब है? 2/3 सदस्य लोकसभा के और 2/3 सदस्य राज्यसभा के, दोनों लोग अगर पास करेंगे तभी फंडामेंटल राइट्स वाले कॉलम में कोई बदलाव आएगा। मेरी बात समझ? तभी मूलभूत अधिकारों के बारे में कोई बदलाव किया जा सकता है भाग 3 में। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ आ गई? तीसरा किस तरह का बदलाव है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। विशिष्ट बहुमत तो चाहिए ही, उससे भी अधिक 50% राज्य उस बिल के फेवर में हो। समझ रहे हो? उस बिल के पक्ष में हो, सहमति दे। समझा रहे? विशिष्ट बहुमत के बाद भी राज्यों के पास जाना पड़ जाएगा, ऐसे भी कुछ प्रावधान है। क्या लचीला संविधान है? समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ अनुसूची, अनुसूची में 3 तरह की अनुसूची कौन सी? संघीय, राज्य की और समवर्ती। सम की सूची में लगभग बता रहा हूं
100। और राज्य की सूची में लगभग लगभग 61, इसमें 54 या 52 जो भी है, 59 सॉरी, 54 या 59 देखना, ठीक है। अब अगर केंद्र ने कोई प्रावधान बनाकर राज्य की सूची के विषयों को, स्वास्थ्य को या किसी अन्य विषय को हड़पने की कोशिश की या विषय यहां से अपने क्षेत्र अधिकार में अपनी सूची में ट्रांसफर कर ले, कर सकता है, कर तो सकता ही है, लेकिन कैसे करना पड़ेगा? विशिष्ट बहुमत से, साथ ही साथ अगर 50% राज्य उसका साथ दे रहे हैं, अगर एग्रीड है कि हाँ कोरोना आ गया है, हम कोई एक राष्ट्रीय स्तर की नीति नहीं बना सकते, आप बना दीजिए। हम स्वास्थ्य में कोई नीति नहीं बना सकते कोरोना के स्तर की, आप बना दीजिए। हम यह क्षेत्र आपको कुछ दिन के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, या इस क्षेत्र का इजाजत दे रहे हैं कि आप इस पर कोई राष्ट्रीय नीति बनाए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे केस में केंद्र जो है, समझ रहे हो, अपने क्षेत्र अधिकार को बढ़ा सकता है, अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर राज्यों की सहमति आ गई, अगर 50% राज्य केंद्र को अपने क्षेत्र अधिकार स्वयं सुरक्षित करने के लिए तैयार है, समझ रहे हो ना, खुद ही सरेंडर कर रहे हैं, तो ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात सुन रही? तो 3 प्रकार के इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं संविधान में, 3 प्रकार के चेंजेस आते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन इस तरह के चेंजेस जहां पर राज्यों की शक्तियों में कमी हो रही होगी, केंद्र की शक्तियां बढ़ाई जा रही होंगी, मेरी बात सुनिए, राज्य के क्षेत्र में कमी हो रही होगी, राज्य के क्षेत्राधिकारों में कमी हो रही होगी, केंद्र के क्षेत्राधिकार बढ़ाए जा रहे होंगे, वह हमेशा और हमेशा राज्य से पूछ कर किए जाएंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए हो? अरे पिताजी विरासत लिख के गए थे ना, क्या लिख के गए थे? कार किसकी है? बस यही याद है, लिख के तो गए बेटा खुद की है, मेरी बात सुन नहीं। लेकिन छुटकू का ही एक्सीडेंट हो गया, छुटकू ही कह रहा है भैया जी चलिए मुझे एम्बुलेंस के लेकर गाड़ी से पहुंचा दीजिए हॉस्पिटल, मेरी बात सुन नहीं। छुटकू खुद ही अपील कर रहा है, तो बैठू की जिम्मेदारी है कि कार की चाबी ले ले, मेरी बात सुन नहीं, और छोटू के हित का ध्यान रखे, छोटू की सेवा करे। नहीं समझे बात? तो अगर राज्य खुद ही कह रहा है, अगर 50% राज्य या से ज्यादा राज्य अगर खुद ही कह रहे हैं या क्षेत्राधिकार आप ले लीजिए, हम नहीं कर पा रहे, छोटे बोले हमें गाड़ी चलाने नहीं आता, आप लीजिए, हमसे एक्सीडेंट जाता है बार बार, क्या मेरा क्लियर है? या कोई आपातकाल आ गया, कह रहे हैं हम दोनों की सिंगल मैन बची है, पिताजी गए थे, एक सिंगल मैन बची है ना, उनकी तबीयत खराब है, समझ, तो आप लीजिए कार, आप नहीं दिखाइए कार से जाइए। क्या मेरा क्लियर? आपातकाल की स्थिति छोटकू से बिना पूछे तेरे को नहीं ले पाएगा, छोटकू की सहमति होनी चाहिए, तो राज्य की सहमति होनी चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि छोटकू को यह विशेष अधिकार पिताजी विरासत में लिखे थे, तो बड़कू ऐसे ही कार की चाबी नहीं छीन सकता, लेकिन जब छोटू दे रहा है चाबी कार की, तब बड़कू के पास अधिकार आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी बात समझ आ गई? तो ठीक इसी तरह से अगर राज्य खुद ही अपनी शक्तियों को केंद्र के साथ बांटना चाहता है, केंद्र को प्रदान करना चाहता है, क्योंकि राज्य मानते हैं कि हम सक्षम है भैया इस काम में, मेरी बात समझ? अरे बोलो, तो राज्य ऐसा केंद्र से कह सकता है और अपनी शक्तियों को केंद्र के साथ शेयर करने दे सकते हैं, या फिर वह क्षेत्र केंद्र को दे सकता है उस पर लॉ बनाने के लिए, उस पर कानून बनाने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, नोट कर लेंगे आप। देखो लिखो क्या लिखा था लास्ट में इसके, भारतीय संघ वाला लिखा था ना, बस मेरे ख्याल से काफी प्रूव हो गया। लिखो ये प्रकार बनाए तुम लोगों ने, बनाए थे पहले, लिखो कहीं लिख लो, कहीं नंबरिंग इसी करना एबीसी या 1 2 3 करके, और लिखो कहीं साइड में लिखो
क्योंकि 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 केंद्र केंद्र बिना राज्य की सहमति के, बिना 50% राज्यों की सहमति के, ऐसे लिखो, क्योंकि केंद्र बिना 50% राज्यों की सहमति के उनके किसी विषय का विलय उनके किसी विषय का विलय उनके किसी विषय का विलय अपनी सूची में नहीं कर सकता। ब्रैकेट में लिख लो, 7वीं अनुसूची के संदर्भ में, 7वीं अनुसूची के संदर्भ में हम लोग बात बोल रहे हैं जिसमें शक्तियों का बंटवारा है। 7वीं अनुसूची के संदर्भ में ब्रैकेट बंद कर लो। सातवीं अनुसूची के संदर्भ में, ठीक है, किसी भी राज्य के सूची में लिखे हुए या संवर्ती सूची में ही लिखे हुए किसी विषय को ऐसे ही उठाकर अपने अंदर में नहीं ला सकता, उसे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। क्या बोला क्लियर है? यह प्रावधान सुनिश्चित करता है, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संघीय प्रणाली का कठोर रूप बना रहे, कि संघीय प्रणाली का कठोर रूप बना रहे। और बात करेंगे आज इस बारे में, कठोर रूप बना रहे, कठोर रूप बेटा, कठोर रूप, ठीक है, हार्ड, समझ गया ना, कठोर, समझ गया, चलो गुड, इतना क्लियर लग रहा, कोई समस्या नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लिखेंगे चौथा पॉइंट, है ना, तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट जो भी हम लिख रहे थे, संघीय प्रणाली में लिख रहे थे ना हम लोग, फिर हम पढ़ने लगे क्योंकि ये चीज जाननी जरूरी थी। अब हम चौथा पॉइंट लिखेंगे जो कि बॉडी में लिखोगे, या तीसरा पॉइंट जो भी है ना, देखो, संविधान की कठोरता और सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और सर्वोच्चता। हम संघीय प्रणाली है कि भारत में, हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि भारत एक संघीय देश है। अगर आपको पूछे भारत एक संघीय देश है प्रूव करो, तो ये सब चीजें हैं। मेरी बात सुनाई, लिखित संविधान है, मेरी बात सुनाई, लिखित संविधान है, इसके अलावा शक्तियों का वितरण है, ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति का प्रावधान है, समझाया कि राष्ट्रपति का प्रावधान है, राष्ट्रपति विधायकों के द्वारा भी चुना जा रहा है, यानी कि संघ के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, संघ के प्रति उत्तरदायी राष्ट्र है, तेज प्रति उत्तरदायी। क्या मतलब क्लियर? प्लस ये भी बताया कि इस तरह से अगर बदलाव हो रहा है तो राज्यों का सहमति जरूरी है, ठीक है, तो उसी में लिखा गया आगे क्रम में कि संविधान की कठोरता और सर्वोच्चता लिखो। हालांकि संघीय प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता केंद्र और राज्य दोनों पे होती है, केंद्र और राज्य दोनों पे रहती है, केंद्र और राज्य दोनों पर रहती है, और ना ही केंद्र ना ही अकेले, ऐसे लिखो, ना ही अकेले केंद्र और ना ही अकेले राज्य, ना ही अकेले केंद्र
और ना ही अकेले राज्य संविधान में संशोधन के योग्य होता है, ना ही अकेले केंद्र, ना ही अकेले राज्य संविधान के संशोधन के योग्य होता है, जिससे जिससे संविधान की कठोरता बनी रहती है। लेकिन मैं छोड़ो, जिससे संविधान की कठोरता बनी रहती है। जैसे लिखा देखो, भारतीय संविधान में भी देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने भारतीय संविधान के बारे में बात नहीं की, मैंने तुम्हें क्या बताया, संघीय संविधान में ऐसा होना चाहिए कि अकेले न ही केंद्र कोई संविधान में संशोधन कर सके, न ही राज्य किसी संविधान में संशोधन ला सके। संविधान में अकेले तो बिल्कुल ला जा सके। क्या मतलब क्लियर है? संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान की सर्वोपरि है, तो इसका मतलब केंद्र अकेले और राज्य अकेले संविधान में संशोधन लाने के योग्य नहीं है संघीय प्रणाली में। मेरी बात समझ? लेकिन शुरुआत से ही अंतर एग्जाम किसका लगता है? आवश्यक संघीय होने का। क्यों लगता है? इसी वजह से जो लिखाने जाए। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 100% कुछ नहीं होता है, ना ही 100% लोकतंत्र जैसे कुछ होता है, समझ रहे हो? ना ही 100% गणतंत्र होता है, ना ही 100% संसद जैसा होता है। क्या होगा क्लियर? ना ही 100%, ना ही 100% केंद्रीकरण हो सकता है। क्या बोला क्लियर है? 100% केंद्रीकरण हो गया, ये दरवाजा खोले कि ना खोले केंद्र से पूछ रहे हैं, लाइट ऑन करे कि ना करें, पढ़ाई कि ना करें, केंद्र से बच के हो गया परसेंट नहीं होगा, तो 100% ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात क्या बात समझ? 100% जैसी चीज झूठ है। तो भारत संघ है, भारत में संघ प्रणाली है, लेकिन 100% नहीं है। पहली बात कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन भारत के संविधान में कुछ प्रमुख प्रावधान है जिन्हें लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि राज्य की शक्तियों का केंद्र ऐसे ही हरण ना कर ले, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के भारत की शासन प्रणाली को क्या बताता है? संघीय प्रणाली। क्या बताया है? भारत 100% संघीय नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन कुछ प्रमुख प्रावधान है जो इस दिशा में इंगित करते हैं कि भारत जो है संघीय प्रणाली की ओर भी है, ऐसा नहीं है कि केवल एकात्मक प्रणाली है। क्या मतलब क्लियर है? और वो प्रमुख प्रावधान कौन से हैं वो देख लेते हैं। क्या मतलब क्लियर है? नोट करोगे? देखो भारतीय संविधान भी पर्याप्त कठोर है। पूर्ण कठोर नहीं लिखा है, पर्याप्त कठोर लिखा है। ठीक है, पर्याप्त कठोर है और यह कठोरता कम से कम उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों के वितरण संबंधित प्रावधान है। शक्तियों पब्लिक क्षेत्राधिकारों के वितरण संबंधी प्रावधान है। ठीक है, देखो निम्नलिखित कुछ क्षेत्रों में
निम्नलिखित कुछ क्षेत्रों में यदि अनुच्छेद 368 का उपयोग करके यदि अनुच्छेद 368 का उपयोग करके यदि अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संशोधन लाया भी जाए, संशोधन लाया भी जाता है, तो यह संशोधन न केवल दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत से पास होना चाहिए, विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, न केवल दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 50% राज्य की विधानसभाओं से कम से कम 50% राज्य की विधानसभाओं से इस पर सहमति होनी चाहिए, इस पर सहमति होनी चाहिए। इस पर सहमति होनी चाहिए। एक तो बता दिया मैंने तुम्हारे भी, इसका एग्जाम्पल दे देते थे। एक प्रावधान तो बता दिया ना, कौन सी अनुसूची? अरे वाह, अनुसूची होती क्या है जी? है इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश बता के किसी का काम चला देते हो। शेड्यूल तो होती है, लेकिन मतलब क्या होता है? क्या होता है अनुसूची? संविधान में तो आर्टिकल लिखे हुए हैं, प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, अनुसूची क्या जरूरत है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बात तो सही है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा तो बहुत सारी जगह पर है। मतलब मेन तो पार्ले जी का बिस्कुट है, पार्ले जी के ऊपर क्या लिखा होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना? हाँ चलो काफी अच्छा। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं बोलोगे इसे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो फिर इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। क्या बोलोगे बेटा? डिटेल। डिटेल, हर चीज की डिटेलिंग हर जगह नहीं हो सकती। मैंने बोल दिया आज अभ्युदय बैच में बच्चे सो रहे थे आंख खोलकर, समझ रहे ना? जैसे मैंने ऐसे बोला, मैंने बोल नहीं रहा हूं, बता रहा हूं बस। आज अभ्युदय बैच में किसी, तुम लोग का बैच नहीं, वो बगल पीछे वाला, ठीक है? तुम लोग को नहीं बोल रहा बेटा, ऐसा नहीं घूरो कि मेहनत से पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां कमी ही निकालते रहते 24 घंटे। बताओ, अभ्युदय बैच में बच्चे सो रहे थे, मैंने बोल दिया, मेरी बात समझ में? आज शिकायत लगाई तुम लोग वहां पर, है ना? अभ्युदय बैच में बच्चे सोते रहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये बताओ, क्या मैंने किसी का नाम लिया? क्या मैंने बोला अरे भैया सो रहे थे? अरे भैया का नाम मुझे बता, मुझे नाम नहीं पता। क्या मैंने बोला एक बार भी? क्या मैंने बोला ये बच्चा, इसका ये रोल नंबर, इसके फादर का ये नंबर है, इसे कॉल करिए, इसकी ये शक्ल है, ये सो रहा था? नहीं, मैंने सीधे बैच को बोल दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब अभ्युदय बैच में कौन बच्चा सो रहा था, कौन बच्चा नहीं सो रहा था, इसकी डिटेलिंग मैनेजमेंट निकालेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ? हर चीज की डिटेलिंग सामने से तुरंत दे दी जाएगी तो छोटी बात बहुत बड़ी हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी।
कहा हम क्या क्या निकाले थे, भारत एक राज्यों का संघ है, निकल रहे थे ना, भारत राज्यों का संघ है। उसमें क्यों नहीं बोला भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है? भारत राज्यों का संघ है? तो दिल्ली का कौन सा राज्य है? दिल्ली भारत का हिस्सा नहीं है? नहीं है? पांडिचेरी नहीं है? दादरा नगर हवेली सब में है बोलोगे? पाकिस्तान ऐसे भी आए बोला सबको चिड़ियाउर 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 चल रहा है, समझ रहा हो ना? बोल दिया भारत राज्यों का संघ है। अब राज्य किसे बोलेंगे भारत में? वह कौन सी क्षेत्र सीमाएं हैं जिन्हें भारत बोल रहे हैं? कौन से अक्षांश देशांतर पर वो सीमाएं मिलती हैं? कौन से राज्य की कहां से अक्षांश देशांतर शुरू होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में खत्म होता है? कौन सा अंतिम विलेज है, कौन सा अंतिम गांव है यूपी में, नॉर्थ में, साउथ में? समझ रहे हो ना? यह सब डिटेलिंग उसी में लिखना शुरू कर दिया संविधान में। आदमी संविधान पढ़ेगा कि पागल हो जाएगा? पागल हो जाएगा भाई। यहां लिखा भारत राज्य का संघ है, फिर तुम पूछे भारत क्या है, तो बेचारा भारत ऋषि ने नाम रखा था, ये आर्यभट्ट भी बोलते, इंडिया भी बोलते। मेरी बात नहीं, इस क्षेत्र को यहां से इस अक्षांश देशांतर से इस अक्षांश देशांतर से भारत बोलते हैं। आदमी पागल है, बाकी भूल जाए, क्वालिटी भूल जाए, जगह भी पढ़ लेगा। समझ गया ना? समझ गया ना बात? इसीलिए कुछ डिटेल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समझ आए ना कहां रखी जाती है? अनुसूची में रखी जाती है। मेरी बात समझ? क्योंकि बड़ी बात क्या है, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बार बार बेटा रिपीट होगी। जिसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करना सही नहीं है, बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ? लेकिन बार बार रिपीट होगी, बार बार भारत का रिपीटेशन होगा, बार बार राज्यों की बात बारे में बात हो रही होगी। मेरी बात समझ? तो अगर हम समझेंगे नहीं इन सब के बारे में, कहीं एक समझ रहे हो ना, तुम किसी किताब को पढ़ते हो तो लास्ट में एक समरी या लास्ट में जिन शब्दों को तुम्हें लगता है कि कठिन है, उन शब्दों को एक समरी बना कर देते हैं जो शब्द बार बार रिपीट हो रहे होते हैं इटैलिक में बनाकर। मेरी बात देखा होगा, समझ रहे हो ना? तो ठीक उसी तरह से जो चीजें ऐसी लग रही हैं कि जिनके पीछे लोग आएंगे और पूछेंगे भारत बोला किसे आपने, कौन से राज्यों की बात कर रहे हैं, किन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं? क्या क्लियर है? किसी प्रावधान में लिखा होगा कि संघ के ये विषय है, संघ अपने विषय में ऐसा बना सकता है, तो पूछेगा संघ के विषय कौन से हैं। अब यह बात अगर वहीं पर लिख देगा तो वह प्रावधान, वह आर्टिकल ही बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए क्या किया गया, कुछ डिटेल जो है वो अनुसूचियों में सेव कर दी गई। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ? अनुसूची वह डिटेल्स है, समझ रहे हो ना? वो विस्तृत चीजें हैं जो कि आर्टिकल्स में ऐड नहीं किए जा सकते, वरना आर्टिकल्स का महत्व, प्रावधान वो सब अलग हो जाएगा और ज्योग्राफी की चीज, फैक्ट वाली चीज कुछ अलग, मतलब उसी में आ जाएगी, जो कि सही नहीं रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और एक हर जगह पर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे अनुच्छेद है जिसमें भारत राज्यों का संघ इस तरह की बात होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कहां तक आप बार बार डिफाइन करते रहोगे कि राज्यों का संघ मतलब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों? कहां तक डिफाइन करते रहोगे? एक जगह डिफाइन कर दिया हमने, एक जगह डेफिनेशन अनुसूची में बना दी, और देख लो एक जगह में डिफाइन कर दिया संघीय विषय कौन सा है, राज्य के विषय कौन सा है, समवर्ती सूची कौन सी है, और देखते रहो उसमें, अब पढ़ लो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि समवर्ती सूची की बात, राज्य की सूची की बात, संघीय सूची की बात कई जगह होगी, तो हर जगह लिखने से अच्छा एक जगह कलेक्ट करके लिख दे। इसी को बोला गया अनुसूची। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब अनुसूची में पहले बता चुका हूं, अनुसूची में क्या है, 3 लिस्ट दी गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? अनुसूची नंबर 7 में 3 लिस्ट है, कौन कौन सी? केंद्रीय और राज्य और समवर्ती। क्या मेरी बात क्लियर है? इनके विषय देख लिए थे हमने, समझ आ रहा है? और अगर समवर्ती सूची में, वैसे बताया मैंने, वैसे राज्य की सूची में कितने बताए थे? 61, ये 100 के लगभग, और ये 54 या 59 जितने भी 54 मान लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो राज्य की सूची में से केंद्र अपनी ओर ट्रांसफर नहीं कर रहा है, लेकिन समवर्ती सूची से ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या यह ट्रांसफर ऐसे ही हो जाना चाहिए? देखो, यह राज्य के विशेष अधिकार है, या 61 क्षेत्र राज्य के विशेष अधिकार यानी कि एक्सक्लूसिव राइट,
ये क्या होते हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों पे केवल और केवल राज्य सरकार नियम कायदे कानून बना सकती है, ये एक सेट है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अपने विशेष अधिकार तो नहीं दे रही है मेरी बात नहीं, यह राज्य का विशेष अधिकार नहीं है। राज्य भी इस पर कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन इसी समवर्ती सूची में से लेट अस सपोज केंद्र का वो कौन सा ऐड आता था, सेंटर फूड जी एडवर्टाइजमेंट, केंद्र ने देखा समवर्ती सूची राज्य का विशेष अधिकार है नहीं, तो लाओ अपना क्षेत्र अधिकार बड़ा कर ले और समवर्ती सूची से 2-4 विषय डकार जाए। मेरी बात सुन रहे? तो ऐसे में भी राज्यों की सहमति होनी चाहिए, वरना समवर्ती सूची के जो विषय है वो केंद्रीय सूची में ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हो सकते। विशिष्ट बहुमत चाहिए प्लस 50% राज्यों की सहमति चाहिए। हाँ बताओ। नहीं नहीं, राज्य भी नहीं कह रहे, मतलब ये बड़कू नहीं कर पा रहे तो छुटकू ना करेगा। नहीं, मैं तुम्हें इसलिए बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये बड़े भगवान है, ये छोटा भगवान है। जब बड़े भगवान ऐसा नहीं कर सकते कि छोटे भगवानों का हिस्सा मार जाए, तो छोटे भगवान बड़े भगवान का हिस्सा नहीं मार सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ आ गई? ये भी नहीं कर पाएगा, ऐसा ना ये मिलेगा। इससे एक और बहुत बड़ी बात, क्या केंद्र चाहे तो अपने किसी सूची की कोई विषय या किसी क्षेत्र की जिम्मेदारी राज्य या समवर्ती में डाल सकता है? ये भी नहीं डाल सकता। अगर राज्य नहीं चाहेगा तो ऐसा नहीं होगा। क्यों बोला कोरोना आ गया, हम नहीं करेंगे, तुम जा पाता देखो पाकिस्तान में आक्रमण कर दिया था, पुलिस लेके जाओ, हम नहीं करेंगे, अपना मिलिट्री ले लो, बांट लो। समझ गए ना? हम की जिम्मेदारी था तुम्हारी। संघ बोल रहे ना, संघी जा संघी, समझ रहे हो ना? बहुत संघी बोल रहे राज्य के क्षेत्र बहुत नाच रहे थे। जाओ अपना मिलिट्री ले लो, अपना बांट लो, लड़े पाकिस्तान से। यूपी अलग लड़े, बिहार अलग लड़ते, यूपी बिहार आपस में लड़ रहे। समझ रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो? समझ गया ना? तो केंद्र भी ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी सूची में से राज्य सूची में, अगर राज्यों की सहमति ना हो। क्योंकि या केवल जिम्मेदारियां नहीं है, या केवल शक्तियां नहीं है, क्या भी है? जिम्मेदारियां भी है। क्या मेरी बात समझ आई? इन्हें केवल शक्तियों की नजर से ना देखा जाए, इन विषयों को, इन क्षेत्राधिकारों को केवल शक्तियों की नजर से ना देखा जाए। या विषय वो भी है जिनके प्रति केवल केंद्र जिम्मेदार है, या विषय वो भी है जिनके प्रति केवल राज्य जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, देश की प्रतिरक्षा, देश की रक्षा, समझ रहे हो ना? किसकी जिम्मेदारी? केंद्र की जिम्मेदारी। कल को आक्रमण हो जाए तो केंद्र नहीं अकेले कर सकता है ऐसा? राज्यों की सहमति चाहिए, राज्य सहमत होंगे नहीं। क्या मेरी बात समझ? ऐसे तो नहीं ना कि अपना रेजिमेंट ले जाओ, अपना आर्मी ले जाओ, अपना लड़े, हम क्यों लड़े, तुम्हारा हम हमें सही से चलाने दो। ऐसा कर सकता है क्या केंद्र? नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी कितने परसेंट, इसमें किसी भी तरह का चेंज होगा। पहला क्या चाहिए? विशिष्ट बहुमत। दूसरा क्या चाहिए? 50% राज्य की विधानसभाओं का मतलब सहमति। कोई दिक्कत नहीं है ना? राज्य की विधानसभाएं सहमत हो, राज्य की विधानसभाओं में वोटिंग हो। ऐसे नहीं राज्य का एक आदमी एक सीएम इधर आओ, ऐसे नहीं, समझ लो ना? गवर्नर से नहीं ये गवर्नर इधर आओ, ऐसे नहीं। राज्य की विधानसभा में वोटिंग हो, समझा? राज्य अपनी सहमति स्पष्ट करे, अपनी विधानसभा में बोले कि हाँ हम सहमत है केंद्र के इस मुद्दे से, केंद्र ऐसा ट्रांसफर कर सकता है, तब हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? अब बताओ कठोरता है कि नहीं है? कठोरता भाई, राज्यों की अपनी विधानसभाएं, उसमें अपना पक्ष विपक्ष। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ है? चलो तो समझ आ गया। दूसरा पैराग्राफ लिख लो। इसके अलावा ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा एग्जांपल हो गया संसद में
प्रतिनिधियों की संख्या जनप्रतिनिधियों की संख्या या सांसदों की संख्या ले सकते हो। संसद में प्रतिनिधि यानी कि सांसद, दो तरह के सांसद, लोकसभा के ही सांसद और राज्यसभा के ही सांसद। समझ रहे हो? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोच लो, लोकसभा में उत्तर प्रदेश से लेटर सपोज कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया हमने, 100 मान लिया, मतलब 100 है लेकिन हम 100 मान करके हमें 100 का आसान रहता है, ठीक है। लोकसभा में यूपी के मान लेते हैं, मान में निकल जाए 5 में 100 यूपी के ऐसे मान लेते हैं। मेरी बात समझ? तो क्या इनकी संख्या बढ़ाकर 250 या 300 की जा सकती है? ऐसे नहीं, अगर 250 से 300 कर दी जाए इनकी संख्या, तो इनका प्रतिनिधित्व, यूपी का प्रतिनिधित्व ज्यादा पहुंच जाएगा। यूपी में हो सकता है आपके ही पार्टी की सरकार हो, आपके ही दल का बहुमत हो, यानी कि आपको ही सपोर्ट करने वाले सांसद कहां पहुंच गए लोकसभा में। लोकसभा में अब कोई बिल बड़े आराम से पास हो जाएगा आपके फेवर में, क्योंकि आपके सांसदों की अधिकता हो गई है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से राज्यसभा में चाहे लोकसभा में जो भी सदस्य होते हैं वह अपने प्रदेशों की जनसंख्या के अनुपात में होते हैं। क्या बात क्लियर है? अगर इसमें लेट सपोज यूपी में 50, मेरी बात समझ? अब यूपी का राज्यसभा के सांसद क्या बढ़ा के ऐसे ही 100 कर सकते हैं? लेट सपोज जो केंद्र में जिस पार्टी का बहुमत है उसी पार्टी का यूपी ले ली, ठीक है, और उसने प्रावधानों को बदल दिया, उसने प्रावधानों को इस तरह से बदल दिया कि संसद में बिल पारित होते समय किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उसका बहुमत मिलते हुए आराम से बहुमत में पास हो जाए, कुछ बहुमत मांगा वही मिल जाए। मेरी बात है। और यह देखते हुए उसने क्या किया, जिस राज्य में 50 राज्यसभा सांसद थे इसमें से 100 कर दिया। अब बताओ, यह बदलाव केंद्र में अपने हित में ध्यान को देने के किया है, लेकिन अन्य राज्यों का हित क्या आगे नहीं आएगा? क्या अन्य राज्यों का नुकसान होगा? एकदम होगा। मेरी बात में क्या इसके अनुपात में अगर यूपी का अनुपात बढ़ रहा होगा, अगर यूपी का प्रतिनिधित्व का अनुपात बढ़ रहा होगा, तो क्या उनका कुल अनुपात कम नहीं हो जाएगा? तो कम अपने आप हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो, समझ आ रहा है? तो इसी वजह से अगर संसद में प्रतिनिधियों की संख्या में किसी तरह का बदलाव लाना है तो भी क्या चाहिए होगा? विशिष्ट बहुमत और 50% राज्यों की सहमति। देखो लिखिए, ये बना ले रख सकते हैं, थोड़ा बहुत याद रखते हैं तभी याद रहे। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, लोकसभा की प्रतिनिधि और राज्यसभा की प्रतिनिधि किसी राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होते हैं, और अगर जनसंख्या के अनुपात से बढ़ाकर या घटाकर किया जा रहा है तो ऐसे में किसी राज्य के लिए अनफेवरेबल है ना, अहितकर कंडीशन हो सकती है। क्या क्लियर है? जिसकी वजह से राज्यों की सहमति, 50% राज्यों की सहमति जरूरी। सब में आ गया ना? अगर किसी एक की संख्या बढ़ा दी, वहां लगता है हमारे सपोर्ट के लोग ज्यादा, हमने उसकी संख्या बढ़ा दी, तो क्या सही रह जाएगा? गलत, अन्य राज्यों के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एक की संख्या बढ़ा दी यानी उसका अनुपात कुल में बढ़ गया। नहीं समझे बात? नहीं समझ पा रहे? एक समझा देना। और 5 मिठाई है, चलो 5 मिठाई का नाम बताओ।
रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा, काजू कतली, चलो ठीक है। अरे भाई तुम तो एकदम लालच से निकलवा दे यहाँ पर, पहाड़ी खाई छोड़ के चले जाए। ठीक है, 5 तरह की मिठाई, एक मिठाई है। ठीक है, हर एक मिठाई का 1/5, 1/5, 1/5 प्रतिनिधित्व है थाली में या प्लेट में, जहां भी तुम ले गए। मेरी बात सुन भाई, अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुमने क्या किया, तुमने कहा मम्मी मिठाई कम लग रही है हमें, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, अंशिका बोल रही है कि मुझे काजू कतली ज्यादा पसंद है। क्या मेरी बात समझ? 5 मिठाई उसने काजू कतली और रखवा ली यहाँ पर, केवल काजू कतली। क्या मेरी बात क्लियर है? अब टोटल मिठाई कितनी हो गई? 10। टोटल मिठाई 10 हो गई, और काजू कतली का प्रतिनिधित्व कितना हो गया? 6। एक पहले सीधा 5 और रखवा लिया, तो बाकी सबका इंपॉर्टेंस कम नहीं हो गया? समझ रहे हो ना? कहा ये सब बराबरी में थे, समझ रहे हो? और कहा इसके आने से, कहा 5 काजू कतली रखवाने से काजू कतली ही काजू कतली दिख रही है प्लेट में, और कोई मिठाई दिख ही नहीं है। बाकी सबका इंपॉर्टेंस कम हो गया, बाकी सबका प्रतिनिधित्व कम हो गया। तो हम क्या करेंगे? बाकी सब मिठाइयों की राय लेंगे। मेरी बात समझ आई? क्या तुम भी चाहते हो कि काजू कतली आ जाए? क्या तुम भी चाहते हो? अगर सब मिठाइयां एग्री है, ठीक है, तब तो आएंगी। सब मिठाइयां भी नहीं, कितने मिठाइयां? 50%। समझ में आ गया? ठीक है, अगर 50% मिठाइयां एग्री है कि और काजू कतली आ जाए तब तो लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक उसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जो जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व है वो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर है। मेरी बात समझ आई? हालांकि इस प्रतिनिधित्व के बारे में कितने सदस्यों की कितनी संख्या कहां पर लोकसभा राज्यसभा में होनी है, इसका अंतिम डिसीजन कौन ले रहा होता है? संसद ले रही होती है। लेकिन संसद ऐसे में इस शक्ति का गलत उपयोग ना करके ऐसे राज्य जहां की हमारा बहुमत है, हमारी पार्टी का बहुमत है, उनके सदस्यों की संख्या ज्यादा ना कर पाए। मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, ठीक है, क्योंकि अगर कर रही होगी तो अन्य राज्यों का अहित हो जाएगा ना। अरे बोलो, समझ आ गया? तो यह अन्य राज्यों का अहित ना हो, इसलिए विशिष्ट बहुमत और 50% राज्यों की सहमति। मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड। चलो दूसरा नोट कर लिया। तीसरा बहुत जरूरी, तीसरा तो आज तक सब गलत ही करते हैं। बहुत सिंपल सी बात, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? हाँ, प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज, पहले यही कंफ्यूजन हो गया। लखनऊ नहीं है? लखनऊ भी है, डिवीजन बेंच है। चलो, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? इलाहाबाद, प्रयागराज। सब लोग कितने लोग कर रहे हैं इलाहाबाद या प्रयागराज? खड़े कर दो हाथ, हाथ देख तो लो, हाथ लाओ। पूरा का पूरा क्लास, केवल 2-3 लोग छोड़कर है ना कंफ्यूजन में है, बाकी पूरा का पूरा क्लास। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है ही नहीं। उच्च न्यायालय किसी राज्य की सीमा में रेखा में हो तो उस राज्य की प्रॉपर्टी हो जाती है, उस राज्य की संपदा हो गई। राज्य के संविधान में, राज्य के कानून में लिखा है उच्च न्यायालय के बारे में। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली का है, हाँ, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है या प्रयागराज न्यायालय जो बोल रहे हो, वो इलाहाबाद का है या उत्तर प्रदेश का है? नहीं। मेरी बात समझाई? नहीं समझे बात? दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली का हाईकोर्ट नहीं है, भारतीय न्यायपालिका का वह हाईकोर्ट। क्या अच्छा ये बताओ, भारत राज्यों का संघ है तो अपने ही राज्यों में न्यायालय खोलेगा? तो जिस राज्य में खोल लिया, जिस जगह खोल लिया, उस जगह का न्यायालय हो जाएगा क्या? हाँ, बाहर जाके खोले ताकि तुम क्लेम ना कर लो अपना हमारा लोकल है, हमारा निजी है। बोलो, बाहर जाके नेपाल जाके खोले न्यायालय, जरा यूपी वाले बोले कि हमारा है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय नहीं है, कहीं नहीं है।
भारतीय न्यायपालिका का उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में भी है, जिसकी अवस्थिति उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। मेरी बात सुनाई? इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह प्रयागराज का न्यायालय है या उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। क्या मेरी बात समझ आ गई? नहीं समझे बात? उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय किसी राज्य की सीमाओं के अंदर लागू नहीं होते हैं। उसके पास पूरा अधिकार है कि वह देश स्तर की, प्रदेश स्तर की, समझ रहे हैं ना, चीजों का निर्णय ले सके। प्रदेश स्तर की तो ले सकता है, देश स्तर की भी ले सकता है। क्या समय दिल्ली हाईकोर्ट का एक मामला, दिल्ली हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट, समझ गए? तो तुम लोग तो कोई बस दिल्ली में चलेगा इस सब इसका मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 377 भारतीय दंड संहिता का धारा 369 गलत, इसे लागू नहीं होना चाहिए। यह जो नागरिकों के अधिकार है उनकी अवहेलना है, या नागरिकों में असमानता पैदा करने वाली चीज है, यह अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, ये भारतीय संविधान के विरुद्ध है। क्या बात क्लियर है? पहली बार किसने बोला? दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट का जब डिसीजन आया उसके बाद पूरे देश में 377 को अवैध माना जाएगा। हालांकि लोग आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे मामला, वो बात अलग है, लेकिन हाई कोर्ट ने डिसीजन केवल दिल्ली के बॉर्डर के लिए नहीं दिया, पूरे देश के लिए दिया। हाई कोर्ट किसी एक राज्य की संपदा नहीं होती है, एक संघ की संपदा है। क्या बात क्लियर है? आपको केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा करना है, अगर आपको केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा करना है तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय में जाए, आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। क्या बात क्लियर है? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ मुकदमा कहां है? सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या बात क्लियर है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, बिना प्रधानमंत्री के पद पे आप नहीं ले सकती, क्योंकि आप में शासक की योग्यता नहीं है। प्रधानमंत्री कहां की? क्षेत्र की, राज्य की या देश की? देश की। लेकिन न्यायालय कहां का? राज्य का। न्यायालय भी, लेकिन लगा हुआ फैसला, न्यायालय भी संघ का। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे अनुच्छेद जिनमें हाईकोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है, उनमें अगर कोई प्रावधान बदला जा रहा है तो अकेले केंद्र बदल सकता है? नहीं बदल सकता है, क्योंकि न्यायालय अकेले केंद्र का है ही नहीं। समझ रहे हो ना? न्यायालय अकेले केंद्र का नहीं है, ठीक है? तो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर उनके प्रावधानों में, उनकी जगह की संख्या में या उनमें कोई बदलाव करना है, समझ रहे हो, तो केवल केंद्रीय विधायिका या केवल संसद के विशिष्ट बहुमत से नहीं ले जाएगा। उसमें भी क्या चाहिए? कितने राज्यों की? 50% राज्यों की क्या सहमति, क्योंकि न्यायालय किसी एक सरकार का, राज्य का या केंद्र का नहीं होता। क्या नहीं बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। इसके अलावा एक और चीजें अब कल करवाऊंगा। अनुच्छेद 368 नाम सुना? संविधान में संशोधन का अनुच्छेद, इसमें कोई बदलाव करना है, अनुच्छेद 368 में ही बदलाव करना है। हाई कोर्ट की कोई भौतिक सीमा नहीं है। हाई कोर्ट यह सोच के बना जाता है कि यहाँ के लोगों को आसानी हो जाए अपने अधीनस्थ न्यायालय को अपील करने के लिए। हाँ, कर सकते हो बड़े आराम से। हाई कोर्ट की कोई सीमा नहीं, तुम चाहो दिल्ली चाहो। अरे बहुत लोग फंसा लेंगे। अरे राहुल गांधी पे इतना कचहरी हुआ अभी यहाँ पर लखनऊ हाई कोर्ट में, लखनऊ से कोई मामला ही नहीं है, तब भी लखनऊ हाई कोर्ट। सब लोग क्या ना फंसा रहते होते हैं, देख रहे हो ना? एक हाई कोर्ट कह रहे कि हाई कोर्ट में मामला ले आएंगे,
है ना, वो दिल्ली से आके भाग के केरल में सॉल्व करो, एक हाईकोर्ट जयपुर में एक कोई वहां करके वहां डाल देगा। राहुल गांधी ने, है ना, कोई वक्तव्य, मैं गलती से गलती हो दिया, राहुल गांधी ने कोई वक्तव्य कोई बयान दिया